नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम उत्तराखंड में हैं। पिछले एपिसोड में बीटीएस में आपने देखा होगा कि हमने टनकपुर तक का सफ़र किया, टनकपुर की जर्नी आपके साथ शेयर करी और कल शाम को हम चंपावत आए। चंपावत से हम जब लोहा घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक होम स्टे आता है हरी इंदिरा के नाम से। हमने यहाँ पर नाइट स्टे किया। चंपावत यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। हम इसी रोड से कल रात को आए थे। सामने डिस्टेंसेस दिख रहे हैं यहाँ से। नानक मत्ता कितना दूर है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे, और टनकपुर कितना दूर है। और यहाँ से हम 4 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो लोहा घाट आ जाएगा। आज हम दिन भर लोहा घाट और सराउंडिंग एरियाज़ में घूमने वाले हैं। ये हमारा आज का प्लान है। नाइट स्टे यहीं पे करेंगे। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आने वाले टाइम में कैलाश मानसरोवर की यात्रा बाय रोड कर सकेंगे। उम्मीद है 3 से 4 साल में ये पूरी रोड तैयार हो जाएगी। इस रास्ते से ही आप जाएंगे जब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। यहाँ से पिथौरागढ़, उसके आगे धारचूला, तवा घाट होते हुए आप गूंजी जाएंगे और सीधा आप कैलाश मानसरोवर यात्रा को निकल जाएंगे। मैंने तो टनकपुर तक की जर्नी बाय ट्रेन करी थी, लेकिन जो लोग बाय रोड आते हैं टनकपुर, उनका कहना ये है कि जैसी रोड आप यहाँ देख रहे हैं इससे भी बढ़िया रोड आपको टनकपुर तक मिलेगी, क्योंकि पूरे रास्ते में जो हमको रोड्स मिली है ना, वेरी गुड, मतलब एकदम अच्छी रोड्स हैं। आइए जी, होम स्टे नीचे हमारा, नीचे चलते हैं, नाश्ता करेंगे, फिर घूमने को चलेंगे। नाश्ते में आज मैं यहाँ पे गहत दाल का परांठा खा रहा हूँ। आज से पहले हो सकता है कभी आपने गहत दाल ना देखी हो। ये देखो जी, आमतौर पे ये ज़्यादातर ना पहाड़ों में ही मिलती है। मैं स्पेशली उत्तराखंड की बात आपको बता रहा हूँ। ये परांठा है, अंदर की स्टफिंग देख लो। साथ में मैंने कुमाऊनी रायता लिया है। इस रायते में खीरा, नमक मिर्च के अलावा ये राई रहती है। इसका मेन टेस्ट आता है। मजा आ गया। इस रायते की खास बात मालूम क्या है? राई को जब इसमें इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच रायता खाओ ना, नाक में चढ़ती है राई, और उसी में मजा आता है। ऐसा लग रहा है ना जैसे मेड फॉर ईच अदर। गहत दाल का परांठा, साथ में कुमाऊनी रायता, सही है। ये ना गर्म होती है दाल, तो इसीलिए ना यहाँ पर पहाड़ों में लोग सर्दियों में इसको खाते हैं, गर्मियों के समय गहत दाल अवॉइड करते हैं। हमारे देश में भांग की चटनी मैंने 2 जगह टेस्ट करी है, हिमाचल में और उत्तराखंड में। ये देखो जी, इसका टेक्सचर कैसा दिखता है। भांग के सीड्स भी आपको दिखा देता हूं। ये है जी, इसके बाहर की जो स्किन होती है ना, उसको रिमूव कर देते हैं। ये अंदर का बीज है, इससे चटनी तैयार हुई है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। देखिए, इसकी चटनी का टेस्ट किसी और चटनी से मैच नहीं होता। ये बहुत अलग चीज है। इसके अंदर ना इन्होंने थोड़ा नींबू डाला, उससे खटास आ रखी है, और साथ में पुदीने की हल्की हल्की महक है। बाकी नमक मिर्च तो जैसे रहता है, और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। हल्का फ्लेवर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। नाश्ता फिनिश करने के बाद सबसे पहले यहां से हम मायावती आश्रम जाएंगे। होमस्टे से लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम मायावती आश्रम से 2 किलोमीटर पहले रुके हैं। इस जगह को टिफ़िन टॉप बोलते हैं। कितना अच्छा लग रहा है इनको टॉल पाइन ट्रीज को देखकर, ब्यूटीफुल। एक चीज़ मैं पिछले 5 मिनट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब से यहाँ आया हूँ। यहाँ पर एक ही साउंड सुनाई दे रही है, वो है हवा की साउंड। इसके अलावा साइलेंस है। रियली ब्यूटीफुल। सामने देखिए कोली ढेक लिखा है ना। हम लोग आज यहाँ भी जाएंगे, एबॉट माउंट भी जाएंगे। एक्चुअली में मायावती तो जगह का नाम है, जो आश्रम है उसका नाम है अद्वैत आश्रम।
अभी हम अद्वैत आश्रम जाएंगे तो ये वहाँ पर जाके भी हमको जानने का मौका मिलेगा। 19 मार्च 1899 को अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई। 3 जनवरी से 18 जनवरी 1901 तक स्वामी विवेकानंद अद्वैत आश्रम में रुके। मैंने बताया ना 2 किलोमीटर आगे जाकर हम आश्रम विजिट करेंगे। सामने ये टिफिन टॉप का ये पॉइंट बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। वाह, यहाँ पर आके ना अलग ही किस्म की फीलिंग आ रही है। नीचे देखो पहाड़ की स्लोप दिखाई दे रही है और पाइन ट्री कितना नज़दीक से हम देख रहे हैं। चंपावत साइड ना इस तरफ जहाँ पर हम सफ़र कर रहे हैं बहुत लिमिटेड टूरिस्ट आते हैं। जैसे हम जानते हैं कि शिमला, नैनीताल, मनाली बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, टूरिस्ट ही हैं। अब जो पिथौरागढ़ का रीजन है, चंपावत है, पिथौरागढ़ या फिर मुंशियारी, यहाँ पर शिमला मनाली के मुकाबले में बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। तो आपको अगर प्योर नेचर का आनंद उठाना है इन पीस, तो दीज आर वेरी गुड प्लेसेस। चलो आओ आगे चलते हैं। मायावती आश्रम की ओर अभी हम जा रहे हैं। हम अद्वैत आश्रम पहुंच गए हैं। इन्होंने बाहर गेट पे ही लिखा हुआ है फ़ोटो नॉट अलाउड, तो हमें कैमरा बाहर गाड़ी में छोड़ के ही अंदर जाना होगा। यहाँ पर ना टूरिज़्म की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। नागनाथ मंदिर कितना दूर है, गोलू देवता मंदिर, माँ बारही मंदिर यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है। इसके बारे में आज ना मॉर्निंग में मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन एक फेस्टिवल होता है जिसमें इस जगह के जो नज़दीक के 4 गांव होते हैं उनको कुछ खाम क्या के एड्रेस करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे पे पत्थर बरसाते हैं, मतलब पत्थरों से एक दूसरे पे वार करते हैं। ये है जी बारही मंदिर। मैंने इस प्रकार की चीज़ तो कभी सुनी नहीं होते हुए। बाद में इसके बारे में थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा। रीठा साहिब गुरुद्वारा 62 किलोमीटर यहाँ से दूर है। यहाँ पर प्रबुद्ध भारत के बारे में भी लिखा हुआ है। द ओल्डेस्ट इंग्लिश monthly magazine in India, which was started by स्वामी विवेकानंद in 1896, is also published from here. चलिए अब अपना कैमरा यहाँ छोड़ते हैं और अंदर चलेंगे। अभी यहाँ पर स्टाफ ने हमको बताया कि आप ना थोड़ा लेट हो गए हो। अब 11:30 बजे आश्रम क्लोज हो जाता है, अब 1 बजे खुलेगा, तो आप 1.5 घंटे बाद आइए। तो एक काम करते हैं, नज़दीक में गौशाला विज़िट कर लेते हैं, हॉस्पिटल भी विज़िट कर लेते हैं और थोड़ा वॉक अराउंड करके यहाँ पर वापस 1.5 घंटे में आएंगे। लगभग 100 मीटर मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आया तो यहाँ पर गौशाला दिखाई दे रही है और इस तरफ को गाय के बछड़े, मायावती डेयरी। आइए अब यहाँ से ना हम थोड़ा सीधे चलेंगे। स्वामी स्वरूपानंद का मेडिटेशन पॉइंट इस रास्ते पे है। स्वामी स्वरूपानंद स्वामी विवेकानंद के डिसाइपल थे। वो यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन किया करते थे। अब जैसे टूरिस्ट आते हैं या जो लोग आश्रम में रह रहे होते हैं वो लोग यहाँ पर मेडिटेशन करने आते हैं। अगर उनको मेडिटेशन में दिलचस्पी है तो यहाँ पर अंदर आप आसन बिछाकर बैठ जाइए। इस जगह ना नेचर का आनंद तो खूब है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। शांति का एक बहुत डिफरेंट लेवल पे एक्सपीरियंस है। चलो जी हॉस्पिटल विजिट करेंगे। आश्रम कॉम्प्लेक्स के अंदर ही सामने आप जो हॉस्पिटल देख रहे हैं ना, ये मॉन्क्स और लोकल गांव वालों की सुविधा के लिए बनाया गया है। सबसे खास बात ये है कि समय समय पे कैंप्स लगते रहते हैं यहाँ पर, जिनमें सर्जरीज भी होती हैं और अगर कोई गांव वाला यहाँ आता है तो निशुल्क सर्जरी की जाती है। 12:30 बज चुके हैं, आश्रम खुलने में भी ना आधा घंटा बाकी है। ऊपर चल के लेक विजिट कर लेते हैं। (1901) में जब स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे, उस समय यहाँ पर नेचुरल लेक हुआ करती थी।
और लेक किनारे वो वॉक किया करते थे। 2010 में यहाँ पर लेक को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, मतलब आज की डेट में ये आर्टिफिशियल लेक है क्योंकि समय के साथ पानी यहाँ से गायब हो गया। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और आप इमेजिन करो कि स्वामी विवेकानंद जब यहाँ वॉक करते होंगे तब वातावरण कैसे होगा, क्योंकि आज हम जब इतने सालों के बाद इस जगह आ रहे हैं तो भी हमें नेचर कितना प्योर फॉर्म में यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। बहुत खूब। अद्वैत आश्रम विजिट करके अभी मैं बाहर की ओर आ चुका हूँ। अंदर मैंने एक म्यूज़ियम देखा जहाँ पर लंदन से आई हुई प्रिंटिंग प्रेस है। प्रबुद्ध भारत के बारे में हमने आपको बताया था ना, पहले उसकी प्रिंटिंग कोलकाता से होती थी, उसके बाद अल्मोड़ा में जो प्रिंटिंग प्रेस हमने यहाँ देखी वो इस्तेमाल की गई, फिर प्रिंटिंग यहाँ से होने लगी, उसके बाद दोबारा से प्रिंटिंग कोलकाता चली गई। आज भी प्रबुद्ध भारत का जो एडिटोरियल सेटअप है वो अद्वैत आश्रम में है। इस प्रिंटिंग प्रेस के अलावा मैंने वहाँ पर एक कमंडल देखा जो पुराने समय का है, और एक पुराना टेलीस्कोप भी देखा। काफ़ी सारे स्केचेस हैं और साथ साथ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उन स्केचेस के बारे में। स्केचेस मतलब इस आश्रम से जुड़े हुए स्केचेस हैं। और दो मैंने पुरानी फ़ोटोग्राफ्स भी देखी, एक 1903 की और एक 1914 की है। 1914 में ये आश्रम कैसा दिखता था उसकी फ़ोटोग्राफ है, और 1903 में यहाँ जो सन्यासी रहा करते थे उनकी फ़ोटोग्राफ है। अंदर मेडिटेशन हॉल है। ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ था कि स्वामी विवेकानंद जब यहाँ पर आए थे ना तो कुछ दिन वो फर्स्ट फ्लोर में रुके थे। अब जनवरी का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, 5 से 6 दिन ऊपर रुकने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर में आ गए थे, जो आज की डेट में मेडिटेशन हॉल है जहाँ पर आप बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि टाइम ऑलरेडी हो गया है 1:30। अब 1:30 हम यहाँ से कोई साइट सीइंग पॉइंट विजिट करने जाएँ और फिर लंच करने जाएं तो बेटर रहेगा। हम अपने होम स्टे चलते हैं, वहाँ लंच करेंगे, फिर सेकेंड हाफ ऑफ द डे लोकल साइट सीइंग करेंगे। आइए जी। लोहा घाट मार्केट से 2 किलोमीटर पे कोली ढेक झील है, तो हमने सोचा पहले झील देख लेते हैं फिर लंच करने जाएंगे कि ऊपर से देखें लेक का एरियल व्यू कैसा आ रहा है। वैसे सही बताऊं, शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी कैसी है। लेक का पानी ऐसा लग रहा है जैसे थमा सा हुआ है, नीचे लोग बोटिंग कर रहे हैं, और सबसे जो बढ़िया चीज़ है ना वो है लेक किनारे इतने सारे देवदार के पेड़। सो ब्यूटीफुल। ये लेक ना 2 साल पहले ही डेवलप की गई है और आज की डेट में लोहा घाट चंपावत एरिया के लिए टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सही लग रहा है कि मैंने यहाँ पर पूछा इसका बोटिंग का क्या चार्ज है, तो कह रहे हैं 400 रुपये लेते हैं, जिसमें आप आधा पौना घंटा बोटिंग कर सकते हो, 4 लोगों का 400 रुपये। अच्छा लगा यहाँ पर आके। कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकालते हैं फिर लंच करने चलेंगे। लौटकर अपने होम स्टे हम पहुंच गए हैं। आज मैं ना इनको मॉर्निंग में बोल कर गया था कि लोकल फूड हम खाना चाहते हैं और ऐसी चीज़ खाना चाहता हूं जो आज से पहले मैंने कभी ना खाई हो। तो इन्होंने एक चीज़ तो ऐसी बनाई है जो मैंने कभी नहीं खाई, वो चीज़ आपको पहले बताता हूँ। ये है जी, इसको बोलते हैं जौला। मैं गढ़वाल में भी सफ़र कर चुका हूँ, कुमाऊँ में भी कर चुका हूँ। इसकी खास बात क्या है, छाछ में इसको तैयार करते हैं और एक्चुअल रेसिपी तो यह है छाछ के अंदर झंगोरे के चावल डाले जाते हैं, मतलब झंगोरा डाला जाता है जो गढ़वाल और कुमाऊँ में मिलता है, जिसकी खीर बनती है। और वैसे हिंदी में उसको समा के चावल बोलते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसको नॉर्मल चावल के हिसाब से बनाया है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत नहीं है। ये लोकल पहाड़ी प्याज की सब्ज़ी है। ये है जी, इसको झोली बोलते हैं। इस प्रकार की झोली हिमाचल में बहुत चलती है और उत्तराखंड में भी लोग पसंद करते हैं। वैसे खास बात क्या है इस झोली में, जो आम तौर पे
आप हम जिसको कड़ी कह के बुलाते हैं, इसमें ना चावल का आटा इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ अलग है। ये देखिए जी, इसको बोलते हैं भटिया। ये भटिया ना भट से बनता है। ये भट आपको पहाड़ में ही ज़्यादा मिलेगा, कहीं और मुझे डाउट है। वैसे बोलने में हम इसको सोयाबीन भी बोल देते हैं, बट रियल में सोयाबीन नहीं है। ये है जी काला भट। ऐसा जो नॉर्मल सोयाबीन होता है उसको हम लोग कभी सफ़ेद भट भी बोल देते हैं। इसको रात को सोक कर लेते हैं, सुबह सॉफ्ट हो जाता है, फिर मिक्सी में या तो ग्राइंड कर लेते हैं, या अगर प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो सिलवट्टे पे उसको पीस के फिर इस प्रकार से बनाया जाता है भटिया। प्याज और आलू मिक्स में है, अच्छा टेस्ट है। इस रीजन में ना इस तरह की प्याज आलू की मिक्स में सब्जी बहुत चलती है। ऐसा मेरे को बता रहे थे कि यहाँ का जो प्याज है ना उसमें थोड़ी मिठास भी है। देखो इसका भटिया का टेस्ट ना किसी भी और चीज़ से मैं कंपेयर करूं तो वो जस्टिस नहीं होगा। अलग ही स्वाद है। भटिया को बनाने में ना थोड़ा सा चावल भी यूज़ करते हैं, और ख़ास बात यह है कि इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। मेरे को अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि अगर लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाएंगे और नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे तो टेस्ट में फ़र्क खाते समय महसूस होता है, ना ही ऐसा टेक्सचर आता है। टेस्ट का फ़र्क तो महसूस होता ही होता है। मेरे को ना ये ज्वाला का स्वाद बहुत अच्छा लगा। छाछ की हल्की हल्की खटास है, और राइस मिक्स कर दिया मतलब बनाते समय, तो नाइस टेस्ट। क्या बात है, टेस्ट बहुत अल्टीमेट है। खटास है और ऊपर से धनिया का तड़का, धनिया और मेथी का तड़का। आज यहाँ पे जो भी मैं लंच में खा रहा हूँ, जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो ये झोली है और ये प्याज की सब्ज़ी। होमस्टे से हमने 10 मिनट का सफ़र किया और लोहा घाट मार्केट तक पहुँचे। वहाँ से हमने टर्न लिया उस लेक के लिए जो हमने कुछ देर पहले विज़िट करी थी। उसी से आगे बढ़े और हम बानासुर के किले के एंट्री गेट तक पहुँच चुके। सामने ये किले का एंट्री गेट है। अब यहाँ से हमको 2 किलोमीटर ऊपर पैदल चल के जाना है। सामने डिस्टेंस भी लिखा है। अद्वैत आश्रम यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। आइए जी चलेंगे। बानासुर के किले तक जाने के लिए ना 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। सामने व्यू बहुत शानदार दिख रहा है। आप हाइट से देख रहे हैं इन पहाड़ों को तो खूबसूरती पता लग रही है कैसी है। लवली। चलो आओ धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। फाइनली हम इस पहाड़ की टॉप हाइट तक पहुंच गए हैं। कहने का मतलब ये है कि बानासुर के किले तक पहुंच गए हैं। आज की डेट में ना यहाँ पर कोई रख रखाव नहीं है, ऐसा देख के तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है। ये देखो झाड़ उग रहे हैं। वाह बताओ, जैसे किले की चढ़ाई शुरू करो ना
तो आप हाइट गेन करते हो ना, इसी से मोटिवेशन मिलती है। नीचे देखो रोड दिख रही है ना, हम कितना ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। अब सामने के जितने पहाड़ हैं ना हमारी लेवल पे दिख रहे हैं, हमारे को ऐसा लग रहा है कि हम सेम लेवल पे हैं। और दूर दूर हमको चंपावत, लोहा घाट दिखाई दे रहा है। और देखो वो दूर चंपावत है, वो सामने लोहा घाट है। इस किले के बारे में कोई एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री नहीं है जो बोल सके कि 10th सेंचुरी में बना है कि 11th में बना है, लेकिन लोकल लोगों का कहना ये है कि राजा बलि का जो पुत्र था ना बानासुर का ये किला है। बानासुर ने भगवान शिव की तपस्या करी और उनसे वरदान में हजारों भुजाएं मांग ली। उसके बाद लोगों पे बानासुर ने अत्याचार करना शुरू किया, ये सिलसिला चल रहा था। तो उसी दौरान में पता ही नहीं चला बानासुर को कि बानासुर की जो पुत्री थी जिसका नाम उषा था, वो शादी के काबिल हो गई, मतलब उम्र उषा की बढ़ गई। और ऐसा कहते हैं कि उषा ने सपने में अनिरुद्ध को देखा और अपनी सखी को बताया कि जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ वो ऐसा दिखेगा। और उषा की सखी ने, जिसका नाम चित्रलेखा था, वायु मार्ग से गई और अनिरुद्ध जो भगवान श्री कृष्ण के पोते थे उनको उठाकर वायु मार्ग से नींद में बानासुर के किले में ले आई। जब बानासुर को इसके बारे में मालूम चला तो उसने उषा को और अनिरुद्ध को कैद कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण बाद में अपने पोते को छुड़ाने के लिए जब बानासुर के किले में आए तो बानासुर के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें बानासुर का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। ऐसा हमें यहाँ कुछ लोकल लोगों ने बताया। जब मैं असम तेजपुर गया था तो ऐसी ही कथा मुझे वहाँ बताई गई थी। वहाँ पर जो जगह मैंने विजिट करी थी उसका नाम है अग्निगढ़। और ऐसा कहते हैं कि तेजपुर, असम में जो तेजपुर का नाम पड़ा ना, वो खून की वजह से पड़ा, क्योंकि उस समय जब युद्ध हुआ था तो काफ़ी खून बहा था। इस जगह पे जितने झाड़ लग रहे हैं इनको अगर हटा दिया जाए और अच्छे से मेंटेन कर दिया जाए ना, तो मुझे कोई डाउट नहीं है ये जगह बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। आप ऐसे सोचो ना, बड़ी कम जगहें होती हैं जहाँ पर आप हिल के टॉप पे खड़े होके चारों तरफ 360 देख सको। उन कम जगहों में से एक जगह ये है। सही है ना? ऊपर आने में हमारे को आधा घंटा लगा है। नीचे की तरफ उतरते हैं और नीचे उतरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20-1 मिनट में नीचे उतर जाएंगे। सामने आप लोहागढ़ का बाज़ार देख लीजिए। आज संडे होने की वजह से मार्केट बंद है। वीकडे होता तो कुछ समय हम मार्केट भी घूम लेते। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे ना गलचोड़ा करके एक जगह है, वहाँ की बन कटकी फेमस है, तो वो खाने चलते हैं। गलचोड़ा तक हम पहुँच गए हैं। लोहागढ़ मार्केट से यहाँ तक का जो रास्ता है ना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली जो लास्ट का 1.5 किलोमीटर है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, बीच में से रोड निकल रही थी। मस्त मज़ा आया। यहाँ पर आने के लिए एक लैंडमार्क और बताता हूँ। पॉलीटेक्निक कॉलेज है सामने, मतलब यहाँ पर मुश्किल से 300 मीटर पीछे रह गया। तो पॉलीटेक्निक कॉलेज हमने पार किया। अब हम यहाँ पर बन कटकी खाने आए हैं। थोड़ा सा मैंने अपने लिए कटकी का सैंपल ले लिया। चाय तैयार हो रही है और बन के बीच में ये कटकी डाल के देंगे। बेसिकली क्या ये खोया है, दूध को काट के खोया बन गया और इसमें शुगर ऐड कर दी। टेस्ट तो अल्ट्रा फ्रेश है, वेरी गुड। आज से पहले कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, बन कटकी, बन के बीच में खोया। ये देखो, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जितना इतना मीठा खा लिया ना आपने, चाय में शक्कर चीनी नहीं डालते। तो आप
एक बाइट इसकी लो, साथ साथ चाय पियो, ये यहाँ का स्टाइल है। गुड, होगी चाय, रेडी होगी। इस चाय के साथ आज का हमारा ये एपिसोड एंड हो रहा है और साथ साथ हमारा उत्तराखंड का टूर भी एंड हो रहा है। तो आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने किसी भी स्टेट का सिर्फ एक वीडियो बनाया हो। हाँ, वैसे हुआ एक बार, मैं नागालैंड कोहिमा गया था ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। तभी मैं ऑलमोस्ट 13-14 डेज़ का टूर प्लान करके गया था और मैंने सिर्फ एक एपिसोड बनाया क्योंकि जर्नी मेरे को अबॉर्ट करनी पड़ी। और सेम चीज़ इस बार हो रही है, रीज़न्स अलग अलग हैं। उत्तराखंड में टूर शॉर्ट करने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पे ना जंगल में आग लगी हुई है। नैनीताल से आगे के जो जंगल है ना, उन सब में फायर होने की वजह से पूरा स्मोक हो रखा है। तो मैंने कल पिथौरागढ़ में पता लगवाया तो उन्होंने बोला कि स्मोक है स्काई में बहुत ज़्यादा और काफ़ी जंगलों में भी आग लगी हुई है। बरसात आएगी तो आग बुझेगी। अब 4-5 दिन लगेंगे बरसात आने में, तो और वो भी कुछ कह नहीं सकते, प्रिडिक्शन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कल दिल्ली वापस जा रहा हूँ। मैंने अपनी 11:25 की ना टनकपुर से ट्रेन करवा ली है। रात को 9:35 को मैं टनकपुर पहुँच जाऊँगा। अब 1 साल बाद दोबारा आऊँगा, मान लो अगले साल अप्रैल मई के आसपास, तब मैं ये मुनस्यारी का टूर करूँगा। अब कल मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, कल सुबह हम जाएंगे एबॉट माउंट। हमारे होम स्टे से हमको आधे घंटे का सफ़र करना होगा और उसके बाद हम लोग टनकपुर निकल जाएंगे और वहाँ से अपनी ट्रेन ले लेंगे। तो कल की जो हमारी जर्नी होगी वो मैं हरीश बाली ट्रैवल्स में शूट करूंगा। तो ये पूरा जो उत्तराखंड टूर हम करना चाह रहे थे 15 डेज़ का, वो कट शॉर्ट होकर केवल 3 दिन का रह गया, जिसमें से एक BTS एपिसोड आपने देखा और एक आज ये वीज़ा टू एक्सप्लोर। आगे कहाँ जाना है उसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है, बट मुझे अगली जर्नी जल्दी प्लान करनी होगी, राइट। फिलहाल आपको बाय बाय कर देते हैं, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, नया सफ़र, नया डेस्टिनेशन। थैंक्स फॉर योर टाइम।